हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, जैसे कि हम लोग जो है लैब टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये अपनी चौथी क्लास है, 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद डिटेल एनालिसिस के साथ में। चाहे आपका पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम होने वाला हो या फिर केजीएमसी का एग्जाम होने वाला हो, इन सभी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। अगर आप एमसीआरई, बिहार, राजस्थान, एनएचएम, इनमें से किसी का भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो ये क्लासेस लैब टेक्नीशियन का कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी लोग कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें, दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर मेरे भाई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और शानदार यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस आईजी। इन चार में से कौन सा जो है एग्जाम्पल है सरफेस आईजी का। आईजी का मतलब क्या होता है पता है? आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक, इम्यूनोग्लोबिन होता है आईजी का मतलब। अब मैंने आपको बताया जो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, जिसको मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, गेम डी। ठीक, गेम डी बताया था। 5 प्रकार की ये हो गई, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चारों होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मिलती है, लेकिन जो डी होती है इसके बारे में ये पता तो है 5 प्रकार की है, लेकिन इसके बारे में कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक, तो बस्ती कौन सी है? 4 बस्ती हैं, लिखा हुआ है आईजीए, आईजीजी, आईजीई और आईजीएम। तो सरफेस पर जो इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है वो होती है आईजीएम। कौन होती है? आईजीएम होती है। वैसे आप देखोगे तो थोड़ा बहुत जब आप सर्च करोगे, किताब में देखोगे तो डी के बारे में भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन जनरली इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ठोस रूप से नहीं है। ठीक, तो यहां से हमें यह पता चल गया कि जो आईजीएम होती है वो सरफेस इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए कि ये किस फॉर्म में भी पाई जाती है, तो सबसे पहले तो ये तो मोनोमर फॉर्म में आपको मिलेगी, या फिर मोनोमर के साथ साथ ये आप पेंटामरिक स्ट्रक्चर भी आपको इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आता है कि पेंटामर फॉर्म में इनमें से कौन सी आपको इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, प्रेजेंट रहती है, तो आप बताएंगे कि आईजीएम होती है। ठीक है, मोनोमर और पेंटामर है तो इस हिसाब से आप बताइए इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, संयोजकता क्या हो सकती है। तो वैलेंसी की बात करोगे तो 2 हो सकती है, अगर पेंटामर स्ट्रक्चर है तो 10 हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आईजीएम होती है इसका क्या होता है? ये इसका जो है हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या है? हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, सबसे अधिक हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। अब देखिएगा, मैंने जब भी आपको चीजें बताई है तो और भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में सारी चीजें बताई है। जैसे आईजीए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आईजीए के बारे में बताया था कि जो भी सिक्रीशन होता है उसमें आपकी आईजीए पाई जाती है, चाहे वो आपका टीयर हो, चाहे वो स्लाइवा हो, या फिर मदर का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें भी आईजीए प्रेजेंट होता है। ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इसके बारे में कुछ और थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे डीएमईआर का भी पेपर हुआ, आप पेपर उठाकर देखोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि ये बेसिक लेवल का पेपर है या फिर मॉडरेट लेवल का, कठिन पेपर आया है। ठीक, आईजीए, आईजीए में भी सब क्लास है, जो इम्यूनोग्लोबिन ए है इसमें भी सब क्लास है, और इसके 2 सब क्लास हैं, A1 और A2। ठीक, A1 और A2। ऐसे ही आईजीजी के सब क्लास हैं 4। कौन कौन से? G1, G2, G3 और G4। ठीक, ये 4 इसके सब क्लास हैं। तो इतनी आई होप बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप यहां से धीरे धीरे करके सीख सकते हैं चीजों को। एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करके चलेंगे तो डेली अगर आप 20 क्वेश्चन करते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में इतनी इतनी इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं, तो लगभग मान के चलिएगा 80 से 100 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हैं, मतलब 80 से 100 डाटा आपके पास डेली कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 1 महीने के अंदर आप समझ रहे हैं कि एक दिन में 100, तो 30 दिन में आपके कितने हो गए? 3000। ठीक है, तो 3000 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे ही कंटिन्यूअस आप तैयारी करते चले जाएंगे। जैसे किसी के पास नहीं समय है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस तरीके से आप डेटा को तैयार करते हुए जाइए, ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा, मजा आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर है। तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने किसी भी
लैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने अभी तक कोई एक बार भी अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, या फिर आप नहीं जान रहे हैं कि कैसे जो है हम एक सरकारी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बेसिक से अगर आप समझना चाहते हैं क्या सिलेबस है, क्या कैसे पढ़ना है, कैसे टेस्ट देना है, तो उसके लिए मेरे भाई एक हमारे पास में एक बैच है। ठीक, ध्यान से सुनना, एक बैच है लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच। इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें खास बात यह है कि इसमें हम आपको डिटेल थ्योरी कराएंगे। किस तरीके से, पहले देख लेना किस तरीके से आपको डिटेल थ्योरी कराएंगे। इस तरीके से, जैसे ये हेमेटोलॉजी का पहला टॉपिक मैंने कराया इस क्लास में, आप पहले ये नोट्स देखो किस तरीके से मैं क्लास कराता हूं। पहले ये देखिए, ये क्लास आप देखोगे आपको हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। खास बात इसमें ये है, आप देख रहे हो किस तरीके से डायग्राम के साथ में। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो आपका टाइपिड डेटा है वही बेहतरीन लिखा है, अगर मैंने कहीं पर एक्सप्लेनेशन भी किया है वो भी एक नंबर बेहतरीन तरीके से कलरफुल यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। कोई एक ही क्लास नहीं है, आप किसी भी क्लास पर चले जाओ, ये जैसे हीमोपोएसिस का है, देखो डायग्राम के साथ में किस तरीके से यहाँ पर आपको मैं क्लासेस करवाऊंगा। ठीक, ऐसे इस बैच में आप देखिएगा, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, अब ये देखो एक हीमोग्लोबिन में क्वेश्चन के साथ में देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको क्लासेस मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें इस बैच में तो मैं आपको बता देता हूँ इस बैच में क्या क्या मिलेगा और इस समय क्या है। वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिलेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको क्लास कराऊंगा, जिसमें क्लास नोट्स पीडीएफ दूंगा। ये जो पीडीएफ आपने देखे इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर पाओगे। 100+ जो है आपको टेस्ट सीरीज भी इस बैच में प्रोवाइड करूंगा। ठीक, इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे आप एमसीआरई का पेपर दें, लैब टेक्नीशियन का, आरआरबी का दें, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का दें, एनएचएम का कोई भी आप पेपर दें, उसमें क्या होता है आपके टेक्निकल पोर्शन के तो 70 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके अलावा नॉन टेक्निकल पोर्शन के 30 क्वेश्चन आते हैं, और केजीएमसी वाला आप अगर देखेंगे तो उसमें क्या है नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मेरे भाई टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्शन के लिए नॉन टेक्निकल महा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। देखो, आपका दोस्त और आप दोनों लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, आप भी 50 क्वेश्चन करके आते हैं, आपका दोस्त भी 50 क्वेश्चन करके आता है, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो भी टेक्निकल पढ़ रहा है, वो भी वही कर रहा है, 50 क्वेश्चन उसके भी सही है, 50 आपके भी सही है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल में 5 से 10 क्वेश्चन करके आता है वही सिलेक्शन पाता है। तो नॉन टेक्निकल सिलेक्शन के लिए महा इंपॉर्टेंट है। तो इस बैच में आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर भी इसी बैच में करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बैच आपको प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप डाउनलोड करना, वहां से ये बैच मिल जाएगा। दिवाली पर खास ऑफर है, इस बैच की वैलिडिटी है 1 साल 3 महीने की, एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की अभी आपको दी जा रही है। बैच जब से आया है 2000 रुपए का बैच था, ठीक, उसको भी कम करके इतने में आपके लिए बैच कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक का सबसे कम प्राइस में ये बैच आपको मिलेगा, और इतनी कीमत पर कहीं भी बैच आपको नहीं मिलेगा, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको दिया जाए। कैसे आपको ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट मिल जाएंगे। ये रजिस्टर वाले सेक्शन पे जाना, अपना नाम नंबर डालना, कैटेगरी पैरामेडिकल सेलेक्ट कर लेना, इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस बैनर पर आप क्लिक करना, या फिर यहाँ पर पेड कोर्सेज लिखा हुआ है, इस पर आप टैप करोगे तो क्या है, ये जो है लैब टेक्नीशियन बैच आपके लिए खुल जाएगा। यहाँ से आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये लिख के आ जाएगा, यहाँ पर से आप पे ऑनलाइन से आप खुद से जो है यहाँ पर बैच में इनरोल हो सकते हो। अगर आप किसी मम्मी पापा या किसी से भी आप जो है स्कैन करवाकर इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्कैनर भी यहाँ पर अवेलेबल है किसी से भी। तो ये सारी टेक्निकल सुविधाएं इस बैच में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको चीजें बता दी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक से जो भी पढ़ना चाहता है तो वो कर सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आईजी, इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन इज इनकोडेड इन विच क्रोमोसोम। जो लिखा हुआ है आईजी हैवी जो चेन होती है किस गुणसूत्र में इनकोडेड होती है, आपको बताना है कौन से गुणसूत्र से। 2, 14, 22 और 23 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। मैंने आपको बताया है कि जो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं वो 2 चेन से मिलकर बनी हुई होती हैं। कौन कौन से? एक तो होती है लाइट चेन और दूसरी होती है हैवी चेन। और हैवी चेन होती हैं, लाइट चेन किन किन से मिलकर बनी होती हैं? तो ये जो है आपकी बनी होती हैं कापा या फिर लेम्डा से, कापा या फिर लेम्डा से, इन दोनों में से कोई एक होगी सभी में इम्यूनोग्लोबिन में।
लेकिन जो हैवी चेन होती है मैंने आपको कितनी बताई, जैसे IgG है तो उसमें गामा होती है, अल्फा मिलेगी आपको, म्यू मिलेगी, एप्सिलॉन मिलेगी, तो इस तरीके की हैवी चेन होती है जिनमें ये पाई जाती है। ठीक, अब देखो जो आपकी कौन सी कापा इम्यूनोग्लोबिन चेन है, ठीक है, कापा, तो कापा जो है वो इनकोडेड होती है क्रोमोसोम नंबर 2 से, जो लेमडा होती है, जो लेमडा होती है वो होती है 22 से, और जो आपकी हैवी चेन इनकोडेड होती है वो क्रोमोसोम 14 से होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, कापा, लेमडा और आपका हैवी चेन। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 14 से। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ऑल आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सेप्ट, सभी क्या है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है एक्सेप्ट छोड़कर। ठीक, यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं, वीडीआरएल टेस्ट, खैन टेस्ट, विडाल टेस्ट, एस्कोली टेस्ट। आपको पता है जब भी आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ते हैं वहां पर आपको क्या है देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वही यहाँ पर टेस्ट लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन से प्रेसिपिटेशन के हैं और कौन सा प्रेसिपिटेशन का नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो कई प्रकार की होती है। ठीक, सबसे पहले तो इसमें ही आती है पहले नंबर पे प्रेसिपिटेशन। दूसरे नंबर पर आती है आपकी एग्लूटिनेशन। तीसरे नंबर पे है न्यूट्रलाइजेशन। अब तो आप जानते हैं कि एडवांस मेथड आ गए हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के, कौन कौन से, जैसे एलाइजा हो गया, RIA हो गया, ये सब क्या है एडवांस मेथड है। एलाइजा, RIA, ठीक, ये सारे हो गए। अब यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आप बताइएगा। देखो एस्कोली टेस्ट की बात करोगे तो एस्कोली टेस्ट जो होता है प्रेसिपिटेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन पर ही बेस्ड है। इसमें भी क्या है, क्या होता है, रिंग टेस्ट होता है एक, क्या होता है इसमें, रिंग टेस्ट होता है, उसमें बेस्ड होता है। एस्कोली टेस्ट किसके लिए करते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्सिस के लिए। ठीक, ये इसके लिए करते हैं। ठीक है, अब क्या है, VDRL टेस्ट लिखा हुआ है, VDRL भी प्रेसिपिटेशन पर बेस्ड होता है, लेकिन जो VDRL टेस्ट होता है इसी प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको बताया रिंग टाइप होता है, दूसरा क्या होता है, एक होता है स्लाइड फाकुलेशन। ये इसका एग्जांपल है। खैन टेस्ट जो है ये है ट्यूब फाकुलेशन का। ठीक, ये बात हो गई। खैन टेस्ट आप जानते हैं किसके लिए करते हैं, ये ओल्ड मेथड है किसका, सिफिलिस टेस्ट का। खैन टेस्ट एग्जाम में आया है, एक बार पूछा गया है। ठीक, अब बचता कौन है आपके सामने, ये 3 तो आप देख रहे हैं, ये 3 प्रेसिपिटेशन पर ही बेस्ड है। अब बचता है आपके सामने विडाल, सी ऑप्शन। विडाल टेस्ट जो होता है वो प्रेसिपिटेशन पर बेस्ड नहीं होता है, और विडाल आप जानते हैं किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था। ठीक, क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन एक्सेप्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ये एग्जांपल हैं किसके, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन के एक्सेप्ट, मतलब इनमें से 3 जो है वो पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन के हैं, एक्सेप्ट यानी छोड़कर। आपको बताना है इनमें से कोई एक पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जांपल नहीं है। चारों का पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन, लिखा है बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही समझ में आना चाहिए, लिम्फॉइड ऑर्गन एक तो होते हैं हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी, मेनली यही होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां पर हमसे पूछ दिया गया है पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। अब पेरिफेरल तो हमको पता नहीं है, एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें पता नहीं रहता, मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, यही तो करोगे ना जनरली आप। लेकिन जब आपने ऑप्शन पढ़े हैं,
मैं पहले करने का आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। जब आप अपने ऑप्शन पढ़े तो एक बार देखो क्या लिखा है, लिम्फ नोड लिखा है, स्प्लीन लिखा है और माल्ट लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है बोन मैरो। ठीक है, तो जिसको भी ये नहीं पता है कि पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, लेकिन उसको ये बात पता है कि लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये क्या है, बोन मैरो है, जो क्या है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है यानी सिंगल वन, ये तीन एक जैसे हैं, ये एक डिफरेंट है, तो ए ऑप्शन वो लगा दे तो समझो उसका काम बन गया। लेकिन एग्जैक्ट उसको 100% नहीं पता था कि पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, लेकिन वो ऑप्शन से लगा पा रहा है। समझ पा रहे हो? तो अब देखो, समझो, अब देखना क्या है लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन एक होते हैं प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन आते हैं आपके लिम्फोइड ऑर्गन? एक तो आता है बोन मैरो, और दूसरा क्या आता है, थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में बात करोगे तो सबसे पहले आपके आते हैं स्प्लीन आती है, लिम्फ नोड आते हैं, माल्ट आता है, फिर क्या आता है, टॉन्सिल्स भी आते हैं। ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो भी लिम्फोसाइट होंगी, मतलब हमारी बोन मैरो होंगी, मैचुरेशन होगा किसका, वो होंगी बी सेल का। थाइमस आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मैचुरेशन होगा वो सब क्या होंगी, टी सेल होंगी। ठीक है, बी सेल और टी सेल। याद रखने का भी तरीका क्या है, बोन मैरो बी से याद रखना, बी सेल, और थाइमस का टी देखना तो टी सेल। ठीक, ये हो गया, एक बात ये हो गई। लिम्फोइड ऑर्गन जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को ही क्या कहते हैं, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। अब पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन कह रहे हैं तो नाम से ही याद रखो, दोबारा मत, इसको भूलोगे नहीं। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, परिधीय। परिधीय मतलब इधर उधर हर जगह पाए जाएंगे, परिधीय। ठीक है, और जो प्राइमरी है, आप बोन मैरो जानते हैं, जो भी हमारी लॉन्ग बोन होती है उनमें होता है। थाइमस आप जानते हैं कि ये जो हमारी स्टर्नम होती है इसके नीचे होता है, हार्ट के ऊपर होता है थाइमस की लोकेशन। तो ये बात हो गई, सेकेंडरी को ही क्या कहते हैं, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। तो यहां से ये तीन तो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी के हैं। ए वाला क्या है, ये प्राइमरी है और हमसे एक्सेप्ट पूछा गया था। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, MALT। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है 50% ही हमारा, ये हमारा बनाते हैं 50%। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन नीट तक में इसका जो है फुल फॉर्म आया हुआ है। MALT का फुल फॉर्म होता है म्यूकोजल, म्यूकोसा एसोसिएटेड, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। याद रखना, 4 नंबर फ्री के दे के जाएगा आपको, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है फंजाई, फंजाई विच डोंट हैव सेक्सुअल स्टेज। सबसे पहले यहां पर 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई। आपको पता होना चाहिए जो फंजाई यानी कवक होती है उनको जो है 4 उनके क्लास होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिट, इसी को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज को कहते हैं एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं सैक फंजाई, और जो है बेसिडियोमाइसिटीज को कहते हैं क्लब फंजाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और फंजाई आपके सिलेबस में है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले तो ये आपको पता हो गया
कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, एल्गल फंजाई, सैक फंजाई, क्लब फंजाई और इम्परफेक्ट फंजाई। जो फाइको, एस्को और बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट होती है। ठीक, लेकिन जो इम्परफेक्ट फंजाई है इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट होती है एसेक्सुअल। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बेसिक सा है, आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलते हैं। जनरली हर बच्चे से ये गलत हो जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई जो है, स्टडी ऑफ फंजाई बोलते हैं माइकोलॉजी, या फिर एक और नाम भी इसको कहते हैं, ऑप्शन में अगर माइकोलॉजी ना लिखा मिले या फिर लिखा मिल सकता है माइसिटोलॉजी। ठीक है, इन दो में से कोई भी एक नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है, माइकोलॉजी या फिर माइसिटोलॉजी। इसके अलावा फंजाई आप जानते हैं कि फंजाई जो हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखती हो, कौन सी फंजाई है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फंजाई। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट की अगर मैंने बात की है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिससे क्या हो रहा हो, इकोनॉमी, यानी आप जो है पैसे कमा पा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कौन सी होती है, ये होती है यीस्ट, यीस्ट होती है। यीस्ट कहाँ यूज करते हैं, ब्रेड में और बियर में, बेवरेजेस में। ठीक है, इन सभी में क्या होता है, यीस्ट का प्रयोग होता है। और अर्थ आप जानते हैं यानी पैसा, यहीं से आता है मोटा पैसा। ठीक है, फिर उसके बाद में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट हो गया। एडिबल फंजाई कौन सी है, खाने योग्य, एडिबल फंजाई कौन सी है, आप बहुत ही बड़े चाव से खाते हैं, मशरूम। वो क्या है, एक प्रकार का फंगस है जिसको क्या कहते हैं, अगैरिकस। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, वो भी किससे निकाली गई थी, वो भी फंजाई से ही निकाली गई थी, फंजाई, पेंसिलम नोटेटम। ठीक, तो ये बात हो गई किसके बारे में, फंजाई के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीट होता है, अगर कोई क्वेश्चन फंजाई से बेसिकली बनता है तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप मेरे भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक वैल्यूएबल कमेंट भी कर सकते हो, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं आपको उसका जो है लाभ मिल रहा है। ठीक है, और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है आपका एनाटॉमिकल वेस्ट। जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, लिखा है शुड बी सेरिग्रेटेड, शुड बी सेरिग्रेटेड इन विच कलर बैग। देखो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, किससे, जैसे आपका एंटीकोगुलेंट हो गया वॉइल से, ठीक, एक आपका बैग से हो गया। इनमें से क्वेश्चन आपका बेसिक आना ही आना है। एमसीआरई जैसा पेपर देंगे तो आपका जो है 4 नंबर दे के जाएगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपका 5 नंबर ले डूबेगा। ठीक, तो ये आना ही आना है। तो इनको आप बेसिकली क्या है, कुछ तरीके होते हैं जैसे आप पढ़ें, या फिर क्या है इनको थोड़ा सा जो है बार बार रिवाइज करते रहें तो आपको रट जाएंगे। जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट लिखा है, एक तो ये हो गया। अगर माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट लिखा हो, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट लिखा हो, या फिर सॉलिड वेस्ट लिखा हो, अरे भाई सॉलिड वेस्ट लिखा हो, ये सभी अगर लिखे हो एनाटॉमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और आपके सॉलिड वेस्ट, ये सभी के सभी सेग्रीगेट किए जाएंगे किसमें, आपके येलो बैग में। अब सॉलिड वेस्ट में भी जैसे कहीं पूछ देगा सॉलिड वेस्ट मान लो ना लिखता है, सॉलिड वेस्ट में अगर वो लिखता है कि जैसे कॉटन हो गया, ठीक, ड्रेसिंग हो गई,
ड्रेसिंग जैसे चोट पट्टी मलहम ये सब किया, उसमें बॉडी फ्लूइड है, ये सब किसमें, सॉलिड वेस्ट, ये किसमें आप सेग्रीगेट करेंगे, येलो में सेग्रीगेट करेंगे, ठीक, येलो बैग में इसको डालेंगे। फिर जैसे शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक, शार्प ऑब्जेक्ट के लिए आप कौन सा बैग यूज करेंगे, व्हाइट यूज करेंगे, जिसको याद रखने का तरीका क्या है, शार्प ऐसे लिखिए आप, ठीक, वैसे तो शायद हिंदी में गलत लिखा हुआ होगा, लेकिन आप लिखिए ऐसे, और व्हाइट को हिंदी में लिखिए सफेद। तो सफेद और शार्प, सा और सा, ठीक, सा और सा, इस तरीके से आप याद रखिए। फिर इसके अलावा एक और होता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रेड बैग में आप किसको, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको रख सकते हैं, रेड में प्लास्टिक वेस्ट। अब जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, उसको सेग्रीगेट करने से पहले क्या किया जाता है, प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है प्री ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सा जो है एजेंट यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है 1 से 2% हाइपोक्लोराइड। किसके लिए, प्री ट्रीटमेंट के लिए। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है। तो यहां से इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैंने आपको बताई दी कुछ चीजें, ठीक, बढ़िएगा। क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है किसका, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन का रिस्क फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं HIV, HBV और HCV। ट्रांसमिशन का रिस्क पूछा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर पूछा है, ऑप्शन में सबसे पहले HIV लिख दिया है तो घातक बीमारी है, तो यही देखते हुए बच्चा ए टिक कर देगा। और क्या है, एग्जाम में हम ए टिक करके आए, क्वेश्चन देखा हमको सही लगा, अंतरात्मा से ये विश्वास आया कि ए ऑप्शन सही होगा, हमने लगा दिया। मन में भी खुश है कि हमने 60-65 तक सही कर लिए, लेकिन जब आंसर की आती है तो मिलाते हैं तो गलत निकल जाता है। उसका रीजन यही होता है, ठीक है, एक हमें आत्मविश्वास होता है और दूसरा हमने अगर तैयारी की होती है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा समझिएगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका AMCRE 2025 में, अभी वाले एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या है, जनरली यही है, ठीक, निडल स्टिक इंजरी, NSI। जैसे क्या है, आप फ्लेबोटॉमी कर रहे हैं या फिर सैंपल निकाल रहे हैं, कोई भी आप जो है आप निडल प्रिक हो गई, ठीक है, तो उससे क्या है बताया, NSI निडल स्टिक इंजरी। इससे जो है होने वाले, इससे होने वाले रिस्क का जो ट्रांसमिशन है आपसे पूछा है। अब देखिएगा, ये जो निडल स्टिक इंजरी है, इससे होने वाला जो ट्रांसमिशन है सबसे ज्यादा होता है HBV का, फिर होता है HCV का, और सबसे लास्ट में आता है HIV का। परसेंटेज की भी बात करूं मैं आपको बता दूं तो HBV होता है 30%, HCV होता है 3% और HIV होता है 0.3%। इतना रिस्क है। अगर निडल स्टिक हो गई है, इंजरी हो गई है, तो क्या है आपका 30% चांस है HBV का, ठीक, हेपाटाइटिस B का, और 3% चांस है C का, और 0.3% चांस है HIV का, ठीक। एक तो परसेंटेज से भी ये चीज समझ ली। अब दूसरी बात ये समझिएगा, अगर 0.00001 ml ब्लड है या फिर फ्लूइड है जिसके आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक, तब भी आपको चांसेस हैं कि हेपाटाइटिस B HBV का इंफेक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, 0.0001 ml अगर कांटेक्ट में आप आते हैं इतने ml फ्लूइड के, ब्लड के, तब भी आपको क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है।
इसके अलावा सुनिए, अगर आपको ब्लड इनविजिबल है, दिख भी नहीं रहा है, बस दिख ही नहीं रहा है, अगर आप उसके भी कांटेक्ट में आ गए तब भी मेरे भाई क्या हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एचबीवी, एचसीवी और एचआईवी। इससे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला काम क्या है, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए आपको यूज करना है पीपीई। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ठीक, आप इसका प्रयोग करिए। दूसरा क्या है, दूसरा काम ये करेंगे, आपको रीकैपिंग अवॉइड करनी है। ठीक है, आपको जो नीडल है उसको दोबारा से उसका ढक्कन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो आप सिंगल हैंड का यूज करेंगे। अवॉइड करना है रीकैपिंग को। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है, इफ नीडेड, तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंगल हैंड। ठीक, ये बात हो गई। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है तो, और अदर एग्जाम में भी आ सकता है। इसके अलावा एक दो बात और देख लीजिएगा। जो एचआईवी एचबीवी है, ये जो एचबीवी है इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और इसकी जो है डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की थी ब्लूमबर्ग ने। इसके साथ साथ जो भी हेल्थ वर्कर हैं, जो भी हेल्थ वर्कर हैं, आप उनको जो है एचबीवी वैक्सीन लगवा सकते हैं। हेल्थ वर्कर इम्यूनाइज विद एचबीवी। ठीक है, बढ़िए आगे। क्वेश्चन है, द की एंजाइम दैट कन्वर्ट, जो की एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को किसमें, ट्रिप्सिन में। आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो की एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। जिन लोगों ने मेरे भाई मुझसे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी है, मैंने शायद आई थिंक 1 साल पहले पढ़ाई थी, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम होना था, उसके लिए मैंने ऐसे अपलोड कर दी थी। शायद उसको जो है 15,000 से 14,000 से लोग अधिक उसको देख चुके हैं। उसमें मैंने उतना ही बताया था जितना आपके काम का था, जो फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम के लिए। लेकिन वो इतनी बेहतरीन आप लोगों ने उसको प्यार दिया हुआ है, क्योंकि मैं जब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाया हूं तो यही लोग कहते हैं कि बेहतरीन आप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक, तो उम्मीद यही रहती है, कोशिश यही रहती है कि अच्छा कुछ आपको समझा पाए, अच्छा कर पाए। और जिन लोगों ने बैच में पढ़ा है तो आप देखेंगे उसमें बहुत मेहनत भी मैंने की है और बहुत अच्छा जो है वहां पर एक्सप्लेन भी किया है। तो ये जो है ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम, तो ये होता है एंटेरोपेप्टाइडेज। कौन होता है, एंटेरोपेप्टाइडेज होता है। इसी को एक और नाम देते हैं, पहले इसको बोला जाता था इंटेरोकाइनेज। अगर मान लीजिए ऑप्शन में इंटेरोकाइनेज आ जाए तब भी आप ध्यान रखेंगे, इंटेरोकाइनेज इसको कहते थे। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये निकलता कहां से है, ये निकलता है इंटेस्टाइन से। ठीक, इंटेस्टाइन से निकलता है। इसके अलावा क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा जूस है जिसमें क्या होता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, वो जूस निकलता है उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, जूस नो डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा ऐसा जूस होता है, तो वो जूस होता है बाइल जूस। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीमोफीलिया जो है वो हो जाती है किस क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी से। ऑप्शन है 10, 5, 8 और 2। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, हीमोफीलिया ए हो जाती है। देखिए, हीमोफीलिया जो ए है इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं
क्लासिकल डिसीज। ये क्या है? क्लासिकल डिसीज, इसका एक और नाम देते हैं। हीमोफीलिया ए पूछा जाए या फिर क्लासिकल डिसीज पूछा जाए, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो हो जाता है किसकी डिफिशियंसी से? फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से। फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से हो जाता है। और ये फैक्टर 8 को एक और नाम देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि ये पूछा जाता है कि फैक्टर 8 को किस और नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक, फिर उसके बाद में, ये तो यहां से सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी, इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। और ये किसकी डिफिशियंसी से हो जाता है? ये हो जाता है फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से। और इसको ही कहते हैं, इसका एक और नाम होता है क्रिसमस फैक्टर। जैसे ये पूछा जाए आपसे कि फैक्टर 9 का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, तो यहां से ये भी आपको पता चल गया कि हीमोफीलिया बी, इसको कहते हैं क्रिसमस डिजीज, फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं? क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हीम ग्रुप। पूछा गया है आपसे द नंबर ऑफ हीम ग्रुप प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। कितने हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मायोग्लोबिन में? आपने हीमोग्लोबिन सुना है? हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन, O2 एंड CO2 का क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। ऐसे मायोग्लोबिन होता है, ये भी क्या करता है? ये भी O2 एंड CO2 का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है हार्ट एंड स्केलेटन मसल। ठीक है, ये यहां पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप कहें कि मायोग्लोबिन जो होता है वो रिजर्वायर ऑफ O2 भी होता है। मायोग्लोबिन क्या है? इसको कहते हैं रिजर्वायर ऑफ O2। और इसमें जो हीम ग्रुप होता है वो कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप होते हैं? 4 हीम ग्रुप होते हैं। ठीक है, 4 हीम ग्रुप होते हैं। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द हार्मोन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसके इम्प्लांटेशन के लिए रिक्वायर होता है और मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को। क्या होता है बेसिकली? देखिएगा, ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब समझ में आया? ये इधर ओवरी है और इधर से क्या एग रिलीज होता है, एग यहाँ आ गया, इधर से क्या है? स्पर्म आता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? ये आकर यहाँ पर क्या करता है? इम्प्लांटेशन होता है। ठीक, यहाँ पर चिपक जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर प्लांटेड हो जाता है, फिर उसके बाद में ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, इसको जो है सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक, कई सारी स्टेज आती हैं जाइगोट के बाद में, मारुला, बैस्टुला, गैस्टुला, ये सब चीजें बनती हैं, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो इसके लिए पूछा है कि इस इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइज ओवम के और मेंटेन करने की प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन। चारों का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोलैक्टिन। इसके बारे में बताइए। जो प्रोलैक्टिन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेमल में किसके लिए? लैक्टेशन के लिए। ठीक, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल हो गया लैक्टेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद में लिखा है कॉर्टिसोल।
कॉर्टिसोल आप जानते हैं, इसको कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। कहाँ से निकलता है? हजारों बार आपको बता चुके हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो हमारी किडनी होती है उनके ऊपर। या फिर लाइफ सेविंग हार्मोन की बजाय एक और इसका नाम है, इसको कहते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। जब रिएक्शन हो जाता है तो इस नाम से एक इंजेक्शन आता है, ठीक, हाइड्रोकॉर्टिसोन, सुना होगा। फिर क्या बचता है? फिर अगला ऑप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है, फिर अगले ऑप्शन पर देखिएगा लिखा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन मेरे भाई ये होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक, अब बचता है प्रोजेस्टेरॉन। इनके सब के बारे में बता दिया, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोजेस्टेरॉन होता है ये किसके लिए है रिस्पॉन्सिबल होता है? ये मेरे भाई इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और मेंटेन प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लिख सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी। उसके साथ साथ ये निकलता कहां से है? सिंथेसाइज और सिक्रीशन से। एक क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आया है, और बहुत बेहतरीन एग्जाम की मैं बात करूं तो आपका टॉप मोस्ट लेवल एग्जाम, जैसे आपके जीएनएम हो गए, आपका इनमें हो गया क्या नाम, नीट हो गया, इनमें कई बार पूछा गया है, ठीक, कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका सिक्रीशन कहां से होता है? ये इसका सिक्रीशन होता है कार्पस लूटियम से, ठीक है। किससे? कार्पस लूटियम से। एंड प्लेसेंटा। इससे क्या होता है? यहां पर सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन होता है इसका, प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक। बात हो गई आपकी यहां से, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुका है अपना कंप्लीट, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिखा है? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए? फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन। जैसे ये हमारी मसल है, इसके कॉन्ट्रेक्शन के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मैं इतनी देर से आपका लेक्चर ले रहा हूं, यहां से वहां तक जा रहा हूं, बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो ये सब जो भी कर पा रहा हूं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और जो एनर्जी होती है वो हमें कैसे मिलती है? जो हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज होता है, लेकिन एट द एंड बात करें तो एनर्जी जो हमें आती है ये एटीपी के खर्चा करने से आती है। यानी एटीपी जब खत्म होते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी ऐसे समझिए कि जैसे हमें कोई फोन चाहिए, तो उसके लिए फोन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और पैसा जब आप देंगे तो आपको फोन मिलेगा। तो ऐसे ही क्या, जब एटीपी आप खर्च करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो उसी तरीके से यहां से क्या है? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। तो ये क्या होती है? ये एटीपी हम लोग खर्चा करते हैं, ठीक है। क्या होता है? एटीपी खर्चा करते हैं तो हमें मिलती है। अब मसल की बात करें तो मसल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की मसल होती हैं। नंबर 1 कार्डियक मसल, जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। स्केलेटन मसल, जो हमारे स्केलेटन के ऊपर पाई जाती हैं। और विसरल मसल। अब विसरल मसल आपको खोल के तो नहीं दिखाएंगे कि हम यहाँ से आपका जो है अपना आर्गन निकाल के दिखा दें, क्योंकि विसरा माने होता है आर्गन, अंग, और इसीलिए इसको कहते हैं विसरल मसल, यानी इससे क्या होंगे? हमारे अंग बने होंगे। तो 3 प्रकार की हमारी मसल हो गई, ठीक है। जो हमारी मसल होती हैं उनमें क्या है? मेजर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी मेजर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती हैं? ये होती हैं एक्टिन, कामा मायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक, ये सारी होती हैं। एक क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? बताइए।
फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होता है, इसको कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, इतना हो गया। अब ये भी बता दीजिए कि नंबर ऑफ मसल हमारी बॉडी में कितनी होती हैं। तो नंबर ऑफ मसल की आप बात करोगे तो होती हैं 639 ठीक। अब स्टडी ऑफ मसल क्या होता है? स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ मसल किसको कहते हैं? ये बोलते हैं मायोलॉजी को। ठीक, ये हो गई अपनी किसकी बात, यहां तक इस क्वेश्चन की बात। ठीक, आगे बढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन काज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। कौन सी कंडीशन इसमें से आपको बतानी है काज कर सकती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ये जो है आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये जो है प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है, अगर मदर RH निगेटिव है, ठीक है, मदर क्या है RH निगेटिव है, और फीटस अगर RH पॉजिटिव है, तो जो सेकेंड बेबी होता है वो सेकेंड बेबी क्या होता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, किसकी वजह से? ये जो RH पॉजिटिव RH निगेटिव ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इससे क्या होगा, अगर दोनों आपस में मिल जाएंगे क्लम्पिंग हो जाएगी, और जब RBC की क्लम्पिंग हो जाएंगी, आप समझ रहे हैं। ठीक, तो ये कंडीशन किस में होती है ये पूछा जाता है, और ऐसे RH पॉजिटिव RH निगेटिव ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, क्या लिखा है, याद रखने का ये तरीका है, आपने सुना होगा है, पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। मतलब क्या है इसका, कि पुत्र जो है खराब हो सकता है, ठीक, कुपूत हो सकता है, पर माता जो है कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो उसी हिसाब से आप याद रखना कि मदर क्या है, कभी RH पॉजिटिव नहीं हो सकती है, मदर ऑलवेज RH निगेटिव होगी और फीटस RH पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो इसमें क्या होता है, मेजर चांसेस रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसमें जो है एंटी-डी रोगन जो है आते हैं, उनको इंजेक्शन को लगवाया जाता है, डॉक्टर के उसमें सुपरविजन में ये सारी चीजें होती हैं, और इसी कंडीशन को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना, इससे सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदर RH निगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव। ठीक, ये कंडीशन होती है। आगे बढ़िएगा। तो ये थे अपने सारे क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इन सारे क्वेश्चंस में आपने कितने सही किए, कैसी लगी आपकी क्लास। और आपको बता दें, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं डिटेल थ्योरी के साथ में, तो ये अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास की PDF हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मनीष भाई पटेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। ये क्लास रहेगी, क्लास के बाद में ये देखिए आपका PDF आ जाता है। यही PDF जो आप देख रहे हैं क्लास नोट्स PDF, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप जो है इंस्टाग्राम पर जाना, फैक्ट वाला मनीष, ये जो पेज है 109 के यानी 1 लाख से भी अधिक हमारे साथ यहाँ पर भी लोग जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाइएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सेफ रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।